और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है, विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए। और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस विमान हादसे की जिसमें 271 लोगों की जानें चली गई थी। महज 30 सेकंड में एयर इंडिया का बोइंग जमीन पर आ गिरा था। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट को कहती है कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, इंजन बंद हो गया और विमान गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या फ्यूल सप्लाई कैसे बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसकी गलती से यह बंद हुई? क्या यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी था या पायलट की चूक का नतीजा? कॉकपिट रिकॉर्डिंग बताती है कि पायलट्स को गलती पता चल चुकी थी, लेकिन विमान इतना नीचे था कि उनके सामने मेडे कॉल ही आखिरी रास्ता था। अब सैकड़ों सवाल सामने हैं जिनके जवाब हर कोई खोज रहा है। इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। दूसरी खबर टेनिस प्लेयर मर्डर केस की। राधिका यादव मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबका एक ही सवाल है, आखिर पिता ने बेटी की हत्या क्यों की? अब तक जो कहानी सामने आई है उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्या टेनिस एकेडमी खोलने की वजह से आरोपी पिता नाराज था या फिर रील्स की सनक ने राधिका की जान ले ली? पुलिस सभी सवालों का जवाब तलाश रही है। इस बीच नया खुलासा हुआ है। रिपब्लिक भारत के हाथ लगी व्हाट्सएप चैट में राधिका खुलकर जिंदगी जीने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है, घर की पाबंदियों का भी जिक्र कर रही है। क्या यह घटना उस सोशल कंट्रोल का एक्सट्रीम रूप है जिसे परंपरा, इज्जत और लड़कियों की मर्यादा के नाम पर जायज ठहरा दिया जाता है? बताएंगे। तीसरी खबर इंदौर से आई और उस साजिश की खबर है जिस पर सिर्फ लव जिहाद इसे कहना अब काफी नहीं है। ये एक सोची समझी जंग है, लड़कियों को भरोसे में लेकर, नशे के जाल में उलझाकर, कैमरे में रिकॉर्ड करके और फिर धर्मांतरण की। इंदौर पुलिस की जांच में मिले सबूतों ने इस केस की परतें खोल दी हैं। पुलिस का दावा है कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल था। मोडस ऑपरेंडी क्या थी आपको बताएंगे। बात बिहार में बढ़ते अपराध और छांगुर बाबा पर हुए नए खुलासे की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राधिका यादव मर्डर केस की। क्या ताने वाली कहानी सिर्फ बहाना है या कहानी कुछ और है? बात सबसे पहले इसी की। अहमदाबाद में 12 जून को जो हादसा हुआ वो हैरान करने वाला था और उस हादसे के चलते लोगों की रूह कांप गई। प्लेन में जब वो बैठने जाते हैं तो उन्हें अब डर लगने लगा। उनको लगता है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन अब दुर्घटना की जांच को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां हैं। रिपोर्ट से पता चला कि टेक ऑफ के कुछ सेकेंड्स बाद विमान के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गए थे, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। हुआ क्या इस विमान के साथ जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है? चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि नई जानकारी सामने आई है। खबर क्या है? चलिए सबसे पहले खबर आपके सामने डिकोड करते हैं, आपको बताते हैं जानकारी क्या ताजा है। एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट अब सामने आ गई है और AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में दोनों पायलट्स की बातचीत भी सामने आई है। एयर इंडिया विमान हादसे की वजह का पता चला है। 12 जून को एयर इंडिया विमान हॉस्टल से टकराया था। हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। हादसे के वक्त 241 यात्री और क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार थे। लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है उससे 10 ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं प्रारंभिक रिपोर्ट से, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह हादसा हुआ कैसे, क्या सीरीज ऑफ एक्शंस था, किसके चलते इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। चलिए डिटेल आपको देते हैं, 10 पॉइंट्स बताते हैं। दरअसल उड़ान के कुछ सेकंड्स बाद हवा में दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में बदल गया। रन से कट ऑफ में बदलने का क्या मतलब है? रन यानी चालू इंजन, कट ऑफ यानी इंजन बंद। दोनों इंजन्स को फ्यूल की सप्लाई मिलना बंद हो गई। अब ऐसे में आप सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, फ्यूल की सप्लाई ना मिले तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। और यहां तो प्लेन था। पायलट ने दोनों इंजन्स को चालू करने की कोशिश की। दोनों इंजन बंद होने से प्लेन की रफ्तार पहले कम होने लगी क्योंकि ये टेक ऑफ टाइम था और थ्रस्ट चाहिए होता है और पावर चाहिए होता है। इंजन को फ्यूल नहीं मिलने से विमान फिर नीचे आने लगा, डैश डाउन होने लगा और दोनों इंजनों को दोबारा चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कम टाइम था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सब कुछ हो रहा था। इंजन 1 चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 उस दौरान स्टार्ट नहीं हुआ। ऊंचाई नहीं मिलने पर विमान हॉस्टल से टकरा गया और इतना बड़ा हादसा ये हो गया।
इसको लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने क्या कहा है, क्या रिपोर्ट्स को लेकर कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। Regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. We are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. कॉकपिट में आखिरी बातचीत क्या हुई थी, इसका खुलासा भी हो गया। चलिए डिटेल आपको दे देते हैं क्या बातचीत हुई थी। दोनों पायलट्स की कॉकपिट ऑडियो अब सामने आ गई है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मेंशन है मेडे कॉल से पहले दोनों में बातचीत हुई थी। मेडे कॉल यानी वो लास्ट ऑप्शन जो पायलट्स के पास था, उससे पहले दोनों पायलट्स में बातचीत हुई। इंजन फ्यूल बंद होने को लेकर सवाल किया था। दोनों पायलट में से किसी ने बंद नहीं किया था फ्यूल, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले पायलट ने पूछा था कि तुमने इंजन फ्यूल बंद किया है क्या, जिसके जवाब में दूसरे पायलट ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। यानी किसी ने बंद नहीं किया था, तो आखिर यह फ्यूल सप्लाई कैसे बंद हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर कई प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, उन कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। दोनों इंजन्स में रन कट ऑफ के दो पोजीशंस होते हैं, आप समझिए। स्विच कट ऑफ होने पर फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। इंजन को फ्यूल नहीं मिलने पर थ्रस्ट कम हो जाता है। फ्यूल नहीं मिलने पर बिजली सप्लाई भी रुक जाती है, और सप्लाई के बिना कॉकपिट के उपकरण बंद हो जाते हैं। ये लास्ट बातचीत थी जो इस पर लेकर ये अहम खुलासा हुआ कि उस वक्त, उस दौरान चल क्या रहा था, क्योंकि हम सभी के मन में सवाल है कि अचानक से टेक ऑफ होते ही कैसे यह हादसा हो गया है। लेकिन उन कुछ सेकंड्स में क्या कुछ हुआ है, डिटेल अब उसकी भी सामने आ गई। चलिए वो जानकारी भी आपको फटाफट दे देते हैं। देखिए, इंजन 1 का स्विच कट ऑफ से रन में गया, पहले ये हुआ कट ऑफ से रन में। फिर इंजन 2 का स्विच कट ऑफ से रन में गया। ये टाइम्स के साथ हम आपको बता रहे हैं, टाइम स्टैम्प नीचे आप देखिए कॉकपिट में 1:39:05 यानी 1:39:05। पायलट ने मेडे कॉल का ऐलान उस वक्त कर दिया, और ठीक उसके कुछ समय बाद 1:44 पर एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। ये पूरा टाइमलाइन है, कुछ ही सेकंड्स का ये पूरा खेल, जब ये सारी चीजें हो रही थी। और सवालों के दरमियान कहीं ना कहीं उनके लिए भी टेंशन थी जो पायलट्स थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे। आपस में बातचीत के बाद लास्ट में उन्होंने मेडे कॉल की है, और उसके बाद वो भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। जरा आपको डिटेल देते हैं कि क्या इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से कई सवाल भी अभी हमारे बीच हैं, बरकरार हैं। उड़ान के तुरंत बाद ही अचानक इंजन कैसे बंद हो गया, ये सवाल है। इंजन में खराबी नहीं थी तो क्या विमान को हैक किया गया, क्योंकि कट ऑफ होना, आप समझिए फ्यूल सप्लाई कट ऑफ होना, जब दोनों पायलट्स कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया है, तो किसने किया है? दोनों पायलट्स की गलती नहीं तो हादसा कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पायलट ने फ्यूल इंजन बंद नहीं किया तो आखिर किसने फ्यूल इंजन बंद किया? विमान के सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से क्या हादसा हुआ है? क्या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम थी? पायलट के मेडे पर रिस्पांस क्यों नहीं दिया गया, ये भी प्रश्न है। हालांकि उस वक्त बहुत कम समय था, तो हो सकता है इस वजह से वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात जरूर अभी हवाओं में है कि क्या सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आई या खराबी की गई, क्या सिस्टम को हैक किया गया, ये भी इस समय जांच का पहलू है। लेकिन आप समझिए, जांच रिपोर्ट अभी प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसी और भी रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद ये पूरी कहानी समझ में आएगी। लेकिन कॉकपिट ऑडियो बहुत कुछ कह रहा है, रिपोर्ट देखिए। ठीक 1 महीने पहले यानी 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था। ऐसा हादसा जिससे लोगों की रूह कांप गई। लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे थे कि किस वजह से एयर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया। क्या कारण था जिसकी वजह से 270 लोगों की जान चली गई? क्या पायलट की गलती थी या फिर एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी? इन्हीं सवालों से पर्दा उठ चुका है। एयर इंडिया विमान हादसे की पहली जांच रिपोर्ट सामने आई है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इन्हीं वजहों से दोनों इंजन भी बंद हो गए। कट ऑफ का इस फेज में कोई मतलब ही नहीं है,
जब तक कि आपका इंजन दोनों इंजन बिल्कुल फायर पे नहीं हो। अगर इंजन फायर पे भी होता है तो आप पहले एटीसी से, चूंकि आप एटीसी के विजुअल साइट में है, आप एटीसी से रिकन्फर्म करते हैं, क्योंकि आपको उनको फ्लेम्स और फ्यूम्स सब दिखाई देंगे। तो बिना रिकन्फर्म किए जो प्रोटोकॉल है ये इंजन स्विच ऑफ। सरप्राइज! किंडर जॉय! हेलो प्रिंसेस जैस्मिन। अब डिज्नी प्रिंसेस के टॉय सरप्राइजेस हर किंडर जॉय में। सवाल नंबर 2, क्या बर्ड हिटिंग की कोई समस्या थी? जवाब, बर्ड हिटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं थी। सवाल नंबर 3, हादसे के वक्त मौसम कैसा था? जवाब, आसमान साफ और विजिबिलिटी ठीक थी। सवाल नंबर 4, क्या पायलट मेडिकली फिट थे? जवाब, दोनों पायलट्स के पास हजारों घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। अगर आप देखें जो रिपोर्ट आई है, इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि दोनों इंजन फेल हुए थे, और ये इस चीज से दर्शाता है कि रैट ऑपरेट हुआ, रैम एयर टरबाइन। तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए, और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था क्रैश से पहले। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। रिपोर्ट में विमान और इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और सबोटाज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। जांच रिपोर्ट में विमान में किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत जैसे मामले का जिक्र न होने पर कई अहम सवाल अभी बाकी हैं। ऐसे सवालों के जवाब मिलने के बाद ही हादसे की असली वजह का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि कॉकपिट ऑडियो से भी जानकारी नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये अभी प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी और रिपोर्ट्स आएंगी जिससे तहे खुलेंगी, समझ में आएगा कि कहां क्या हुआ। लेकिन पहली जानकारी हैरान करती है कि फ्यूल स्विच ही ऑफ हो गया था, जिसके चलते 270 जानें चली गई। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, और चलिए अब बात करते हैं राधिका मर्डर केस की, जिसको लेकर नए खुलासे रोज हो रहे हैं। हुआ क्या है आपको बताते हैं, नई जानकारी क्या सामने आई है। राधिका मर्डर के बाद पिता दीपक यादव को कोर्ट ने अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो दीपक से पूछताछ के बाद भी अनसुलझे ही हैं, क्योंकि पिता दीपक को समाज के तानों को मर्डर के पीछे की वजह बता रहे थे। लेकिन उनकी ये थ्योरी किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि जो नई जानकारियां हैं वो बताती हैं कि राधिका और उनके पिता के बीच जो रिलेशंस थे वो अच्छे थे। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत दूरी हो या इस तरह से मनमुटाव हो जिसके चलते बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाए। अब जरा आपको बताते हैं आज का अपडेट क्या है, पहले जान लीजिए। आज का अपडेट बता देते हैं आपको। दरअसल राधिका यादव मर्डर केस में पुलिस की जांच अभी तेज चल रही है, और दीपक की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने दीपक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट की अगली पेशी तक अब वो जेल में ही रहेगा। पुलिस की पूछताछ के दौरान भी दीपक ने कई खुलासे किए, कई जानकारियां दीपक ने दी हैं, उन जानकारियों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं जो रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप चैट है राधिका यादव का, टेनिस प्लेयर का, जिसको मौत के घाट उतारा गया। ये व्हाट्सएप चैट आप देख रहे हैं, और इस चैट से कई जानकारियां बताया जा रहा है कि ये चैट राधिका और उनके कोच के बीच हो रहा था, और इसमें वो कह रही है कि लेकिन थोड़ा टाइम रहना है इंडिपेंडेंटली। एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, अपना पूरा एक तरह से एकेडमी चला रही थी, तो यहाँ इंडिपेंडेंटली रहने का क्या मतलब है ये अभी हम आगे आपको समझाएंगे। एक और चैट दिखाते हैं, ये देखिए। इस चैट में तो पापा का भी जिक्र है कि बट फिर मैंने पापा से बात की तो मना कर रहे थे। सब सुनने के बाद किस कंटेक्स्ट में ये कह रही थी राधिका, इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। क्या चैट में पूरी बात हुई है, चलिए पूरा डिटेल अब आपको दे देते हैं, क्योंकि इस चैट में कई बातें हुई। जानकारी आपको देते हैं। चैट से पता चला है कि राधिका परेशान थी। राधिका यादव की व्हाट्सएप चैट से कई अहम खुलासे हुए। थोड़े टाइम अकेले रहना चाहती थी राधिका, ये चैट में वो लिख रही है। घर से कहीं दूर जाना चाहती थी, ये भी उसने लिखा। चैट में घर में लगने वाली पाबंदियों का भी जिक्र किया गया। अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती थी राधिका। चैट की शुरुआत में राधिका ने चीन दौरे का जिक्र किया, कहा कि चीन जा सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि चीन में खाने की दिक्कत है। उसके बाद दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने का जिक्र राधिका ने खुद किया,
अक्टूबर नवंबर तक निकलने का उसका प्लान था, यानी वो इसी साल निकलने की तैयारी कर रही थी और राधिका और उसके कोच के बीच बताया जा रहा है कि ये चैट हो रही थी। पुलिस इस चैट की भी अब जांच कर रही है, इसको लेकर भी जो सवाल है समझने की कोशिश कर रही है। राधिका की दूसरी चैट जो हमने आपको दिखाई उसमें उसने अपने पिता का भी जिक्र किया है और उसमें लिखा है कि पापा ने सब सुनकर मना कर दिया, यानी जो अपना प्लान वो बता रही थी वो उसके पिता उसके लिए राजी नहीं थे, सब मना कर दिया। पापा बोल रहे हैं कितने पैसे बचेंगे। राधिका ये बात अपने कोच से कह रही थी, यानी उसके पापा तैयार नहीं थे इस तरह के किसी प्लान के लिए। चैट से यह खुलासा होता है। पहली और दूसरी चैट का क्या पूरा निष्कर्ष था चैट पढ़ने के बाद हमने आपको बताया, लेकिन इन चैट से समझ में आता है कि राधिका और उनके पिता के बीच बातचीत थी और अच्छी बातचीत थी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा समझिए। राधिका दीपक के बीच खुलकर बात होती थी और दोनों के बीच पैसों को लेकर भी चर्चा होती थी। राधिका ने क्योंकि चैट में लिखा था कि घर वाले तो ठीक हैं, सब ठीक था, तो दोनों के बीच विवाद की वजह क्या है? क्योंकि चैट में तो वो लिख रही है कि सब ठीक है, घर में सब ठीक था, तो मर्डर की नौबत क्यों आई? क्या राधिका के मर्डर की वजह कुछ और है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बातचीत चल रही है उसको लेकर तो यही लग रहा है। इसको लेकर उनके कोच क्या कह रहे हैं? रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए सर। सर हमारे साथ हैं राधिका के कोच हैं अंकित सर। कब आपसे वो ट्रेनिंग लेती थी, कितना टाइम आपने राधिका को ट्रेन किया? इतना ज़्यादा टाइम मैंने ट्रेन नहीं करा है, बट यहाँ पे कोविड के टाइम में जब 3-4 महीने यहाँ पे खेलने आती थी, बट मैं जानता ज़रूर उसके और उसके पापा को काफ़ी टाइम से। 10-11 साल की एज से, जब 12 साल से तब से खेल रही हो। मेरी जान पहचान उनसे हमेशा से रही है। और कब क्योंकि यहाँ के प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स उसके अगेंस्ट में भी मैचेस खेले हैं, तो वो उसके पापा हमेशा उसको ट्रैवल करते थे टूर्नामेंट्स में, प्रैक्टिस में, तो ऐसे मुलाकात हमेशा होती रही थी। और फिर वो भी गुड़गांव के, मेरी भी अकेडमी गुड़गांव के, तो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। एंड उसके बाद फिर जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो भी दिखती थी हमें, कभी हमेशा पापा उसके सपोर्ट ही करते थे उसको, अगर कभी ख़राब भी खेले हैं, ऐसे कुछ भी करे, तो मैंने जो देखा है एटलीस्ट, और जो मैंने सुना है, और मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ सुना कि उन्होंने। फादर हमेशा दीपक आते थे हमेशा यहाँ पे, क्या कहीं पे भी जाते थे, वो प्रैक्टिस करने जाती थी। 90% ऑफ द टाइम्स वो ही साथ में ट्रैवल करते थे। लेकिन यही टेनिस कोर्ट उसकी हत्या की वजह बन गई। हो सकती है, अब वो तो पुलिस ही बताएगी असली रीज़न क्या है, बट मैं सुनने में तो यही आया है कि टेनिस के कारण ही हुआ है। दीपक का व्यवहार कैसा था जब वो राधिका को लेकर आते थे? बातचीत होती थी आपकी, वो एनकरेज करते थे खेलने के लिए, प्रोत्साहित करते थे? किस तरीके का बिहेवियर था? बिल्कुल करते थे एनकरेज, क्योंकि कोई इतने टाइम से अपने बच्चे को खिला रहा है, इतने उम्र 10-11 की एज से। मैंने तो देखा है उसके पहले कब से खेल रही है, वो बात अलग है। और अभी 25 साल की, 14-15 साल से कोई खिला रहा है और खुद रोज लेके जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर भी कुछ तो होगा कि वो अपनी बेटी को लेके जा रहा है, आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे तो खर्च कर रहे हैं, वो दैट इज डिफरेंट, बट टाइम भी पर्सनली लेके जा रहे हैं, तो उनको कुछ तो होगा ही, और प्रोत्साहित तो करते ही थे। तो सुना आपने, जो पूर्व कोच कह रहे हैं कि पिता और बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अब ये बयान तो कहानी को और उलझा देता है, समझिए जरा, हम आपको बताते हैं। पूर्व कोच के मुताबिक सब कुछ अच्छा था, दीपक और राधिका आपस में इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, सपोर्ट करते थे, ये भी बोल रहे हैं। राधिका और पिता दीपक के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। जहां राधिका प्रैक्टिस करने जाती थी वहां दीपक भी जाते थे, मौजूद रहते थे। पिता दीपक राधिका को टेनिस के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो फिर वही टेनिस राधिका की मौत की वजह कैसे हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे कहीं ना कहीं संशय को और ज्यादा गहरा देते हैं। और जिन्होंने पूरे मामले में केस दर्ज कराया है, विजय जो चाचा हैं या राधिका के, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुनिए जरा। परिवार भी गलत मानता है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी, उसका किसी को नहीं पता। रीजन क्या है? रीजन का किसी को नहीं पता, आप पूछ लो जाके कि क्या बात हुई है, क्या नहीं, कोई रीजन नहीं। दिनेश जो एकेडमी का बात कर रहे हैं, वो उनका आपस का, बच्चे के एकेडमी का, या उनका क्या वो बात है क्या नहीं है, वो जाने। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है, और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। पे बहुत सारे चैट्स हैं। अब आप लोग कुछ भी दो, चैट दो, चाट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उस चीज़ का अपने, हमें परिवार में, हमारे में किसी को भी A to Z
इवन गांव में भी पूछ लो या आसपास भी पूछ लो, कोई इस चीज़ का जवाब ही नहीं दे सकता। कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे वो लिख रही है कोई अगर होती तो फिर वो इतना पैसा क्यों खर्च करता। तो दीपक यादव के भाई तो कह रहे कि कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई मन मुटाव भी नहीं था, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो ताने वाली कहानी कहाँ गई जो बार बार दीपक यादव कह रहे थे। एक और कहानी चल रही है रील को लेकर। ये तस्वीर देखिए, ये रील 1 साल पहले की है। इसमें राधिका यादव आपको दिख रही है, इनामुल हक आपको दिख रहे हैं। और इन दोनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब से ये रील बनी थी सोशल मीडिया पर राधिका बहुत एक्टिव थी और उसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया था अपने पिता की नाराजगी के बाद। लेकिन इनामुल हक जो एक और किरदार है इस पूरे वर्जन में, उनके 2 वर्जन सामने आए। क्या कहा है उन्होंने बताते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरी राधिका से 2 बार मुलाकात हुई है। इनामुल की बात कर रहे हैं जिनकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, राधिका के जो फ्रेंड जो वीडियो में थे। टेनिस इवेंट के दौरान पहली मुलाकात हुई थी और उनके पिता को हमारा वीडियो पसंद आया था। ये इनामुल कह रहे हैं कि राधिका की माँ की उनके साथ सेट पर आती थी और अब जब दूसरा बयान आया है तो उसमें क्या कहा गया है कि मेरा मामले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया था, मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, मुझसे पूछताछ होगी तो सहयोग करूंगा। राधिका और हम 2 बार मिले हैं, राधिका के पिता को नहीं जानता, सिर्फ माँ को जानता हूं। अब इनामुल ये कह रहा है। इनामुल ने अपनी बात 2 अलग अलग वर्जन्स में दी है, सुनवाते हैं आप। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जब मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस। तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था, परमिशन भी ली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया तो मेरे जो डीओपी हैं, प्रोडक्शन हेड है, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन आप समझिए दीपक यादव जो राधिका के पिता थे, उनकी जो हरकतें वो सस्पिशियस लग रही थी। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, आरोपी पिता दीपक यादव से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों से वो सोए ही नहीं थे। दीपक यादव घर में बेचैन रहते थे, घूमते रहते थे और घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं कर रहे थे। राधिका अपने पिता की काउंसलिंग भी करवाती थी, ये बहुत बड़ा खुलासा है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया अकाउंट भी राधिका ने डिलीट कर दिए थे। दीपक कई बार एकेडमी बंद करने के लिए बोलते थे। राधिका ने कई बार दीपक को भरोसे में रखने के लिए बोला भी था। लेकिन इतना सब होने के बाद आखिर दीपक ने, काउंसलिंग हो रही थी, बातचीत नहीं करते थे, अगर इतना अनयूजुअल बिहेवियर था तो क्या परिवार वालों को यह पता नहीं था कि दीपक अंदर ही अंदर गुस्सा पाल रहे हैं अपनी बेटी के ही खिलाफ, और यह गुस्सा कुछ इस तरह से फूटेगा, ये क्या किसी को अंदाजा नहीं था परिवार में भी? क्योंकि जिस प्रतिभा के लिए दीपक यादव बाकायदा अपनी बेटी पर 2 करोड़ खर्च करके स्टेडियम बनवा रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और वही प्रतिभा उनकी आंख में इतनी चुभ गई कि मौत के घाट उतार दिया। ये ताने वाली कहानी क्या असली कहानी को छिपाने की कोशिश है? रिपोर्ट थी। राधिका मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। पिता दीपक यादव तो पूछताछ में बता रहे हैं कि राधिका की मौत समाज के तानों से परेशान होकर की, लेकिन ये थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि जो वजह दीपक यादव बता रहे हैं उसके मुताबिक उनको ताने इस बात के मिलते थे कि उनकी बेटी राधिका टेनिस एकेडमी चलाती है, जिसकी कमाई से उनका घर चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद दीपक के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। दीपक जमीन खरीदकर उस पर बिल्डिंग बनाता है, बाद में बिल्डिंग बेचता है या फिर किराए पर देता है, जिससे महीने में 12 से 15 लाख की कमाई होती है। जबकि वो एकेडमी राधिका ने शुरू की थी, उसे अभी कुछ ही महीने हुए थे, जिसमें 2 से 4 बच्चे ही ट्रेनिंग लेते थे। ऐसे में पिता दीपक यादव की ताने वाली थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटी के कंधे में चोट लगने के बाद टेनिस एकेडमी शुरू कराई हो, टेनिस एकेडमी शुरू करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए हो, जिसकी बेटी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेल चुकी हो, 5 से 6 देशों की यात्रा कर चुकी हो, वही पिता अब उस बेटी की हत्या केवल समाज के तानों के लिए कैसे कर सकता है?
हाँ, खूब बढ़िया से बात करते हैं, ये सब कोई शिकायत नहीं था। इस तरह की बात आपको लगता है किसी ने बोली होगी कि तुम बेटी की कमाई खाते? जी नहीं, हमें नहीं लगता है। इतना लक्ष्मी सही था वो कि किसी से वो सिर उठाना दिखता था ना, बात करता था। अब ये सब बहाना है क्या है ये मुझे नहीं पता है। लग रहा है आपको, लेकिन एक बहाना हो सकता है। बहाना हो सकता है। दूसरी तरफ राधिका यादव की मां की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जब राधिका का मर्डर हुआ, दीपक यादव ने गोली मारी, उस वक्त राधिका की मां मंजू यादव घर पर ही थी। लेकिन मंजू यादव ने पुलिस को औपचारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने उनसे बार-बार पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दीपक ने हत्या क्यों की। मंजू यादव ने दावा किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। वहीं राधिका के चाचा की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक राधिका अपनी मां के लिए किचन में खाना बना रही थी, तभी दीपक यादव ने पीछे से लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। ये घर आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर राधिका की हत्या की गई। सवाल सबसे बड़ा यही है कि करोड़ों रुपए की टेनिस एकेडमी खुलवाई जाती है, उसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। कई एंगल इस मामले में अभी तक सामने आए हैं कि पिता को पसंद नहीं था उसका रील बनाना, पिता को पसंद नहीं था उसका एकेडमी चलाना। हालांकि हत्या के बाद राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई, जबकि पुलिस की एफआईआर में राधिका के शरीर पर 3 जगह निशान मिले थे, जिससे यह लगा था कि राधिका को 3 गोलियां लगी हैं। लेकिन घटनास्थल से पुलिस को 5 खाली कारतूस मिले थे, जो पिस्टल के अंदर ही थे। दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ में दीपक ने भी दावा किया था कि उसने राधिका पर 5 राउंड फायरिंग की है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 3 बार घटनास्थल की जांच करने के बाद भी यह पता नहीं चल सका कि अगर 4 गोली राधिका को लगी तो 5वें कारतूस की गोली कहां है। हालांकि पुलिस अपनी जांच में जुटी है, लेकिन सवाल है कि क्या दीपक यादव पुलिस को गुमराह कर रहे हैं? क्यों हत्या के पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं? क्या ताने वाली थ्योरी के पीछे छिपा रहे हैं मौत की असली वजह? क्योंकि बेटी राधिका की जिस प्रतिभा पर उन्हें गर्व था, उसी प्रतिभा के लिए हत्या कैसे की जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस मामले में जांच ही चल रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो ऐसे लग रहे हैं कि अनसुलझे हैं, उनके जवाब का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं और बात इंदौर के खुलासे की कर रहे हैं, जिसमें समझ में आया कि धर्मांतरण का यहाँ भी एक बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था और चला रहे थे कांग्रेस पार्षद कादरी साहब। उसको लेकर क्या नई जानकारियां सामने आई आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में कैसे गैंग का भांडाफोड़ हो चुका है, जो पहले हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाता था और फिर उनका धर्मांतरण करवाता था। इस गैंग का सरगना था अनवर कादरी, जो अपने गुर्गों को हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए लाखों रुपए भी दिया करता था। ये कैसे पूरा ट्रांजैक्शन होता था, कादरी कितने पैसे दिया करता था, किस तरह से रेट तय थे, सारी जानकारियां आप सामने आ गई हैं। डिजिटल जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, आपको बताने जा रहे हैं। खबर क्या है पूरी, आज का अपडेट आपके सामने रखते हैं। इंदौर फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जहां इंदौर में धर्मांतरण और लव जिहाद का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। कांग्रेस पार्षद कादरी के लिए ये गैंग काम करता था और सभी 7 गुर्गे कांग्रेस पार्षद अनवर के ही गुर्गे थे। अंडर कवर एजेंट शहर में स्लीपर सेल की तरह काम किया करते थे। फंड मिलने के बाद हिंदू नाम रखते थे ये सभी गुर्गे, और अनवर के गुर्गे हिंदू लड़कियों को ही टारगेट सेट करते थे। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए इन्हें 2 लाख रुपए मिलते थे, यानी अगर एक हिंदू लड़की ये फंसा ले तो इसके बाद इन्हें 2 लाख रुपए मिला करते थे। क्या कहा है इसको लेकर शेख अरबाज ने, कबूलनामा सुनिए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है शेख अरबाज, और अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और बहुत सारे लोग हैं। अनवर कादरी ने तुमको पैसे दिए? यानी नाम और पहचान बदलकर ये मिला करते थे। आप देखिए, नाम तो फरदीन था, कमल नाम की पहचान थी। असली और फर्जी नाम का फर्क आपको बता रहे हैं, किस तरह से नाम और पहचान बदलकर फरेब चल रहा था। फैजान असली नाम क्या बताया लड़की को? गोल्डी, हिंदू नाम बता दिया। फहीम असली नाम, लड़की को नाम बताया राहुल। ऐसे ही पूरी लंबी फहरिस्त है। शेख अरबाज जिसको अभी आप सुन रहे थे, उसने अपना नाम रमेश बताया हुआ था। दानिश अपने आप को दिनेश बता रहा था। इस तरह से ये पहचान बदलकर पूरा फरेब करते थे और लड़कियों को अपने जाल में फंसाया करते थे। लेकिन अब इन्हीं के मोबाइल से जांच में वो तस्वीरें सामने आ गई जो पूरी कहानी कह रही है कि कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप ये प्लान करते थे। ये तस्वीर देखिए,
ये किस तरह से पार्टी चल रही है और पहले नशा कराया जा रहा है, नशा कराया जा रहा है और इस नशे के जाल में फंसाते थे ये लड़कियों को, आदी बना देते थे। देखिए लड़की को नशा कराया जा रहा है। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये पार्टी चल रही है कमरे में और ये वीडियोस बाकायदा रिकॉर्ड किए जाते थे जिससे कि बाद में इसी के जरिए लड़कियों को ट्रैप किया जा सके। तो ये लव ट्रैप नहीं था, ये एक टॉर्चर का पूरा नेटवर्क था जहां धर्म, डर और ब्लैकमेलिंग के जरिए पूरा खेल चल रहा था। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। नाच, नशा और अश्लीलता के पीछे छिपा धर्मांतरण का धंधा। कैमरे में कैद हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह की करतूतें। इंदौर से लव जिहाद का सबसे बड़ा डिजिटल सबूत सामने आया है। इंदौर से सामने आया लव जिहाद का यह मामला अब महज आपराधिक नहीं रह गया, अब यह केस बन चुका है सोची समझी वैचारिक जंग का, जहां लड़कियों को सिर्फ टारगेट नहीं किया गया बल्कि उन्हें एक सिस्टमैटिक माइंड कंट्रोल ऑपरेशन के तहत फंसाया गया। पुलिस को जिन आरोपियों के मोबाइल मिले हैं उनमें नशा, अश्लीलता, हथियार और ब्लैकमेलिंग के पूरे सबूत हैं। ये वो वीडियोस हैं जो पुलिस ने धर्मांतरण गिरोह के सरगना अनवर कादरी और उसके गुर्गों के फोन से निकाले हैं। ये वीडियो न सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाने की प्लानिंग दिखाते हैं बल्कि हर स्टेप रिकॉर्ड भी किया गया जिससे वक्त आने पर ब्लैकमेल किया जा सके। कोई लड़की अगर पीछे हटना चाहे तो उसे बदनाम करने की धमकी दी जाती थी, उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल करने की धमकी। देखिए, इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई थी जिन पर लगातार इसमें एफआईआर की गई है और इसमें केस भी रजिस्टर्ड किए गए हैं और इसमें अनवर कादरी जो पार्षद है उसको खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें कि 2 केसेज में वो ऑलरेडी वांटेड है, जिसमें कि 10,000 रुपए का नगद इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर किया गया था। इसके अलावा एनएसए भी इसी चूंकि गतिविधियों को देखते हुए एनएसए भी कलेक्टर महोदय के द्वारा इसका वारंट जारी कर दिया है। तो निश्चित रूप से अभी 3 मामलों में ये फरार है, डेफिनेटली इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इन अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी आपको बताते हैं। स्टेप 1, टारगेट सेट, सोशल मीडिया, कॉलेज कैंपस या मॉल जैसी जगहों पर लड़कियों की पहचान। स्टेप 2, फर्जी नाम, पहचान छुपाकर दोस्ती की जाती, जैसे कोई इरफान बन जाता था राहुल। स्टेप 3, नशे का आदी बनाना, लड़कियों को पार्टी, ड्रग्स और हुक्के का आदी बना दिया जाता था। स्टेप 4, वीडियो रिकॉर्डिंग, गोपनीय आपत्तिजनक पलों के वीडियो बनाए जाते जो बाद में हथियार बनते। स्टेप 5, कन्वर्जन प्रेशर, ब्लैकमेलिंग और इमोशनल गेम के जरिए धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जाता। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह था जिसके कनेक्शन प्रदेश के बाहर तक फैले हो सकते हैं। हर आरोपी के मोबाइल में कम से कम एक हिंदू लड़की की तस्वीर या वीडियो मौजूद था जिसका इस्तेमाल डराने और ब्लैकमेल के लिए होता था। अब तक दर्जनों वीडियो, हथियारों की तस्वीरें और नशे की क्लिप्स बरामद हो चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से ज्यादातर ने कबूल किया है कि ये सब अचानक नहीं बल्कि प्लान के तहत किया गया। ये सब अलग अलग केसेज है, जिसमें कि जैसे बारंगा का अगर मैं बताऊं तो जिसमें अनवर कादरी है, इसके अलावा दूसरे केसेज में भी जो आरोपी है तो ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी इसके अलावा कुछ एक जैसा कि मैंने बताया इन केसेज में ये जो आरोपी बचे हुए हैं इनको डेफिनेटली अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और लोग भी इन्वॉल्व। दरअसल जब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन खंगालने शुरू किए तो एक एक कर सामने आने लगी वो साजिशें जो अब तक पर्दे के पीछे थी। ये सिर्फ एक लव ट्रैप नहीं था, ये टॉर्चर का नेटवर्क था जहां धर्म, शरीर और डर को एक साथ इस्तेमाल कर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही थी। अब पुलिस की जांच तेज है, पूरे गैंग के कनेक्शन की पड़ताल चल रही है और देश के सामने खुल रही है लव जिहाद की वो स्क्रिप्ट जो अब तक सिर्फ फिक्शन लगती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अनवर कादरी जो मेन शख्स है जो ये सारा सब कुछ चला रहा था, जो 2-2 लाख रुपए पर लड़की देता था, जरा उसकी डिटेल आपको दे देते हैं, जानकारी देते हैं। अनवर कादरी पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानलेवा हमला मामले में 1 साल की उसे सजा हो चुकी है। 1996 में वो उज्जैन में डकैती का केस उस पर दर्ज हुआ था। पाकिस्तान समर्थन में उसने नारे लगाए थे, तब उसे जेल जाना पड़ा था। निकाय चुनाव में फर्जी वोट डलवाने का भी इस पर केस है, यानी इसकी आपराधिक हिस्ट्री रही है, लेकिन ये पूरा मामला इसे और बड़ा कर दे रहा है। अब जरा आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, देखिए, क्योंकि ये पार्षद था, ऐसे में जो मेयर है, महापौर है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर अब इसे हटाने की या इस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है और आपराधिक ब्यौरा इसका मांगा गया है।
तो यानी अब कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया गया है, डिटेल आपको इसकी भी दे देते हैं, बताते हैं। लव जिहाद की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद एक्शन हुआ है। मेयर ने कादरी को पार्षद पद से हटाने के लिए पत्र लिख दिया है। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने पत्र के बाद कार्रवाई की है। अनवर कादरी के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगा है। कलेक्टर और पुलिस आयुक्त से जांच कर प्रतिवेदन मांगा है और प्रतिवेदन के आधार पर पार्षद पद से हटाने की अब कार्रवाई हो जाएगी। और इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही, पहली बार कांग्रेस ने कहा है कि अगर गलती की है तो कार्रवाई होगी। सुनिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कोई भी घटना ऐसी घटती है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होते हैं या कुछ भी ऐसा दिखता है तो हम साफ साफ बोलते हैं कि कानून अपना काम करेगा। और अनवर कादरी के मामले में भी हम बोल रहे हैं कि कानून जो है वो न्याय के लिए है और कानून पूरे तरीके से अपना काम करता है। इसमें हम कोई भी पक्षपात की बात नहीं करते हैं। और इसी को लेकर कार्रवाई कैसे हो रही है, एडिशनल डीसीपी इंदौर राम सनेही मिश्रा क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। लगभग 15-20 दिन पहले माननीय न्यायालय के द्वारा एक फरारी वारंट जारी कर दिया गया है और लगभग उसकी समयावधि 1 माह रहती है। उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर वो कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शेष हमारी जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें से इनाम घोषणा हो गई है। हमारी टीमें सतत लगी हुई हैं और जो अपराधी है वो भाग जरूर सकता है लेकिन बच नहीं सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। अब बड़ी बात करें, अपराधी भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता, लेकिन पिछले 1 महीने से आप ही की आंखों में धूल झोंक रहा है वो। नहीं, हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास जितने भी इनपुट मिलते हैं उन इनपुट पे जाकर के और सर्चिंग की कार्रवाइयां चल रही हैं और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी साथ। हाँ, आपकी टीम दबिश दे रही है। हमारी 3 टीमें सतत लगी हुई हैं और इसमें से कोई टीम में साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट पे भी हमारी एक टीम सक्रिय है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित। तो इंदौर धर्मांतरण मामले में क्या कार्रवाई हुई हमने आपको बता दिया। बलरामपुर में जो धर्मांतरण मामला सामने आया था छांगुर बाबा से जुड़ा, उस पर कैसे कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है बताने जा रहे हैं, क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि छांगुर ने अपनी खुद की फोर्स बना रखी थी जिसका नाम था स्पेशल 50। इस फोर्स में शामिल युवा केवल छांगुर की बात सुनते थे और छांगुर के कहने पर कुछ भी कर सकते थे। और अब वो जो बातें होती थी, कोड वर्ड्स में जो बातें होती थी, वो भी अब हम आपको डिकोड करके बताएंगे कि धर्मांतरण के लिए कैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था। नया खुलासा जो हुआ है स्पेशल 50 का, पहले वो जानकारी आपको फटाफट दे देते हैं। छांगुर ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, 50 युवकों की तैयारी कर रखी थी, उसने फोर्स बना रखी थी। छांगुर के इशारे पर यह फोर्स काम करती थी। 50 युवकों को छांगुर ही ट्रेनिंग देता था, मानसिक वैचारिक रूप से तैयार किया जाता था। भय और दबाव के लिए यह फोर्स बनाई गई। छांगुर की कोठी में ये सभी युवक रहा करते थे, जो बड़ी सी कोठी थी जो अब जमींदोज हो गई है। सभी गुर्गे छांगुर को अपना गुरु मानते थे। कई राज्यों से छांगुर ये गुर्गे छांट कर लाया था। एटीएस सभी युवकों की पहचान में अब जुटी है कि स्पेशल 50 कौन थे। हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। वो हमारे इस क्षेत्र में किसी को भी नहीं सताए, ना हमारी जानकारी में कुछ है। आप लोगों से बातचीत होती थी छांगुर बाबा? नहीं, बातचीत नहीं होती, लेकिन आते जाते बराबर रहते थे, देखते भी थे। दुआ सलाम होता था? नहीं, दुआ सलाम भी नहीं होता था, लेकिन ये कि आते जाते थे, हम लोग देखते थे यहाँ पर। हाँ, उसके इस जो ये महल है उसका आलीशान, इसमें लगभग कितने लोग रहते थे? उसमें उनके फैमिली वाले लोग रहते थे, जैसे उनके लड़की है, दामाद हैं और सब लोग रहते थे उसमें। लगभग कितने लोग होंगे? अब उस समय लगभग 10 से 12 लोग, 15 लोग लमसम परमानेंट इस घर में रहते थे? हाँ, रहते थे। वो छांगुर बाबा आता जाता था इस घर में? हाँ, जब वो काम चालू था घर का तो आते जाते थे, मतलब निगरानी के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी उनसे बात करने का भी स्पेशल तरीका था। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। गुर्गों से कोड वर्ड में छांगुर बात किया करता था जिससे किसी को समझ ना आए कि वो क्या कह रहा है। कोड वर्ड में ही धर्मांतरण की पूरी योजना गुर्गों को ये बताता था। लड़कियों के लिए इस्तेमाल करता था शब्द प्रोजेक्ट होती थी लड़की। मिट्टी पलटने का मतलब था धर्मांतरण की तैयारी। दर्शन का मतलब था लड़कियों को छांगुर से मिलवाना, उसके सामने ले जाना। काजल का मतलब था लड़कियों को प्रभावित करना। इस तरह के कोड वर्ड्स इस्तेमाल करता था। और कौन कौन से कोड वर्ड इस्तेमाल करता था जरा अब आपको समझाते हैं, क्योंकि इन कोड वर्ड के जरिए समझ में आया है। आपको बताएं उसके सहयोगी बब्बू ने भी नया खुलासा कर दिया है। जानकारी क्या सामने आई है, छांगुर पर वसीउद्दीन उस बब्बू ने खुलासा किया जो उसका सहयोगी रहा है। विरोधियों पर फर्जी केस छांगुर करवा देता था। फर्जी केस छांगुर का कई शहरों में आना जाना था, विदेश तो जाता ही था, कई शहरों में भी आना जाता था।
देश में नहीं विदेशों में भी जाता था। ये हम आपको बता चुके हैं कि 41 देशों को विजिट ये कर चुका है। चांगुर के साथ नीतू और उसकी बेटी रहा करती थी। नीतू यानी नसरीन जो उसके साथ पकड़ी गई वो साथ ही रहा करती थी, ये खुलासा भी हुआ है। वही सब कुछ मैनेज किया करती थी चांगुर के लिए। वैभव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी। छांगुर बाबा के साथ हम कभी भी नहीं रहते थे। हम अपनी एक छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, मकान दुकान भवन बनाने का ठेका लेते थे उतरौला में। और वो मकान बनवाने के सिलसिले में हमारे ऑफिस में आया वो, उसने कहा मुझे मकान बनवाना है, आप बना दोगे? हमने कहा हमारा काम ही वही है। वो लेकर गया, साइट दिखाया, अपना जगह दिखाया, सर्वे कराया, रेट किया, एग्रीमेंट हुआ, सब हो गया। ये रेहरा माफ़ी गांव की बात है जहां इसका पुश्तैनी मकान है। तो वहाँ कुछ ग्राम समाज की ज़मीन इसके घर के सामने खाली पड़ी थी। ये पहले तो उस पर अटैक किया, उसको कब्जा करना चाह रहा था। तो जब हमने काम शुरू कराया, जिस दिन माल मटेरियल गिरा के उसी दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए लाठी डंडे के साथ। उन लोगों ने कहा ये हमारी सरकारी ज़मीन है, इस पर आप निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि पुश्तैनी जहाँ पर उसका घर था रेहरा माफी, पहले काम आपने वहाँ शुरू कराया था? वहाँ शुरू कराया था। गाँव वालों ने आपत्ति उठाया तो वो काम बंद हो गया। तो देखिए खुलासे अलग अलग लगातार हो रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कार्रवाई भी पूरी इस तरह से हो रही है कि नजीर पेश हो। और योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है, सुनिए जरा। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा। उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस खबर पर क्या अपडेट होता है आगे इस पर नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अब बात बिहार की करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनावी बिहार इस समय बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपराध की बहार दिख रही है। अपराध से हाहाकार मचा हुआ है और बार बार प्रश्न ये हो रहे हैं कि आखिर सुशासन वाली सरकार क्या कर रही है। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर पटना की है, राजधानी पटना की, जहां पर ये घटना हुई है। किराना व्यापारी की हत्या कर दी गई है। लगातार इस तरह की वारदातों से बिहार डर रहा है, बिहार के लोग डर रहे हैं और सरकार पर, सुशासन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। बिहार के पटना में एक बार फिर खूनी वारदात हुई है। व्यापारी विक्रम कुमार झा को बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। किराना दुकान चलाकर भरण पोषण किया करते थे विक्रम, और वारदात के बाद इलाके में अब दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर यह घटना हुई कैसे। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए पहले। मिनी मार्ट, यही वो दुकान है और जिसमें वो दुकानदार बैठा हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी खून के निशान मौजूद हैं। जो गोली मारी गई है, ये बताया जा रहा है कि देर रात अपराधियों ने गोली मारी। 10 बजे करीब तृष्णा मिनी मार्ट के मालिक विक्रम कुमार झा, जो यहाँ दुकानदार थे, उन्हें गोली मारी। विक्रम झा दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले बताए जा रहे थे। किराए के मकान में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। ये बताया जा रहा है कि ऊपर ही किराए के मकान में रहते थे। अभी उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ नहीं हैं। किस वजह से हत्या की गई ये बताया नहीं जा रहा है। पटना एनएमसीएच भेजा गया हत्या की वारदात के बाद, तो उसके बाद उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही है। अगर हम आपको टाइमलाइन पूरी बताएं घटनाओं की, देखिए 5 जुलाई को कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। सिवान में 5 जुलाई को 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुजफ्फरपुर में 7 जुलाई को इंजीनियर की हत्या होती है। नालंदा में 7 जुलाई को 2 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। दानापुर में ही 7 जुलाई को स्कूल संचालक का मर्डर हो जाता है। पटना की बात करें तो 11 जुलाई को बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हो जाती है। मुजफ्फरपुर में 11 जुलाई को मक्का कारोबारी को गोली मार दी जाती है। और ये घटनाएं बार बार हो रही हैं जो अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। इसको लेकर नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। आपराधिक घटनाएं कभी भी हो, कहीं भी हो, यह दुख का विषय होता है। लेकिन पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के जमाने में, जब यहाँ आरजेडी की
सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहती थी। अब कोई आपराधिक घटना होती है, तुरंत कार्रवाई होती है और अपराधी पकड़े जाते हैं और कानून के पास ले जाकर सरकार उसको सजा दिलाती है। नित्यानंद राय तो कह रहे हैं कि सजा दिलाई जाती है, बदला माहौल है, लेकिन आपको बताएं कि चिराग पासवान को भी धमकी मिली है। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है, इंस्टाग्राम के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है और 20 जुलाई तक बम से उड़ाने को कहा गया है। पटना के साइबर क्राइम थाने में अब इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आमतौर पर 33 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, लेकिन अब आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरजेडी कैसे सवाल कर रही है, जेडीयू कैसे जवाब दे रही है, दोनों को सुनिए। लाओ लश्कर है, जम्बो जेट जिसके पास सुरक्षा है उसको भी धमकी मिल रहा है। समझिए बिहार में क्या हाल है। बिहार में चारों तरफ चीख और पुकार है, इसलिए कि अचेत बिहार में नीतीश कुमार है। कानून व्यवस्था है क्या, लचर कहना भी बेईमानी है। कानून व्यवस्था नाम के बिहार में कोई चीज ही नहीं है। दिन दहाड़े नेता प्रतिपक्ष के आवास पर गोलियां चलती, आवास के बगल में खेमका की हत्या होती है। अर्जुन की तरह आंख देखिए ना, क्या परेशानी है। अपराधी का आंख देखिए, नरक अगर गया है तो उसका पता खोजिए। बिहार में तो ये सब दृष्टांत मिलते हैं और मैं नहीं जानता, मैं तो केवल जनता की नजरों में आंख मिलाकर बात करता हूं और अपराधी के आंख में आंख मिलाता हूं जब अपराध करता है। तो ट्वीट उठ के नहीं चिंता करते हैं हम, जल्दी से अपराधी को पकड़ते कि क्विट नहीं हो जाए, वो ट्वीट का चिंता नहीं करते हैं। देखिए बिहार में चुनावी मौसम है और ऐसे में सवाल लाजमी है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दर्द निवारक चटनी पुदीना मसाला। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कैसे